Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Muhammad Asif Zeb, and I am working as a lecturer at Institute of Paramedical Sciences, Haber Medical University. Today, we are going to discuss another important topic, and the topic is blood component. There are two terminologies which is commonly used in blood banking related to blood products are blood component. So these terminologies are blood component and blood product. There is a little difference between blood product and blood component. Blood component, as you know that there are some components of blood, for example plasma, similarly red blood cells, and WBCs and platelets. WBCs, platelets and red blood cells are collectively known as cellular component of the blood, while the liquid part of the blood is known as plasma. तो अगर हम इस ब्लड को तीन चीज़ों में डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, और इनको सेपरेट कर दें, तो इनको हम कहेंगे ब्लड कंपोनेंट्स। जबकि ब्लड प्रोडक्ट्स या प्लाज्मा डेरिवेटिव्स जैसे ही नाम से ही जाहिर है कि इसको प्लाज्मा से डिराइव करते हैं, लेकिन ये डेरिवेशन प्लाज्मा से जब हम उसके कंपोनेंट डिराइव करेंगे, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एल्ब्यूमिन की, तो एल्ब्यूमिन को हम आम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के ज़रिए डिराइव नहीं कर सकते। तो इसके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल्स होते हैं और फार्मास्यूटिकल तरीके से हम स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन कंपोनेंट को या इन प्रोडक्ट्स को सेपरेट करते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स जो कि फार्मास्यूटिकल तरीके से डिराइव होते हैं या इसको हम सेपरेट करते हैं, तो उनको हम कहते हैं ब्लड प्रोडक्ट्स या प्लाज्मा डेरिवेटिव्स हम उनको कहते हैं। ब्लड कंपोनेंट्स, अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? What is the importance of blood components? तो blood components की इम्पोर्टेंट ये है कि separation of blood into components allow optimal survival of each constituents. For example, जब हम whole blood, आगे हम डिस्कस करेंगे कि whole blood को हम 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। तो इस टेम्परेचर पे प्लाज्मा के जो कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन है, वॉन विलिब्रांड फैक्टर है या फिब्रिनोजन है, इस टेम्परेचर पे ये जो कंपोनेंट्स हैं या ये डेरिवेटिव्स हैं, ये सर्वाइव नहीं करते और वो डिग्रेडेड जल्दी हो जाते हैं। इसी तरह प्लेटलेट्स 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्लेटलेट्स भी ख़त्म हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। सिर्फ और सिर्फ जो रेड ब्लड सेल्स है वो सर्वाइव करते हैं, डिपेंड अपॉन द एंटीकोगुलेंट विच वी आर यूज इन ब्लड बैग्स, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब हम ब्लड को कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं और डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा, अगर इसको हम ऑप्टिमल टेम्परेचर दें जैसे -80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम 7 साल के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं और उसके जो कंपोनेंट्स है जैसे वॉन विलिब्रांड फैक्टर हो गया, इसी तरह एल्ब्यूमिन हो गया, इसी तरह फिब्रिनोजन हो गया, तो ये 7 साल तक उसकी जो लाइफ स्पेन है वो मेंटेन रहती है। इसी तरह प्लेटलेट को अगर हम रूम टेम्परेचर पे रख दें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसको हम 5 to 7 डेज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया जाए, तो प्लेटलेट 5 से 6 दिन तक हम इसको 7 दिन तक हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, बल्कि आफ्टर 24 आवर वो डिग्रेडेड हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह और भी इम्पोर्टेंस है ब्लड कंपोनेंट के, जैसे कि वो पेशेंट जिनको सिर्फ अनीमिया है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स की ज़रूरत है। तो अगर हम ब्लड कंपोनेंट को सेपरेट कर दें और उससे आरबीसी सेपरेट कर दें, प्लेटलेट सेपरेट कर दें, इसी तरह प्लाज्मा सेपरेट कर दें, तो वो पेशेंट जिनको सिर्फ रेड ब्लड सेल्स की ज़रूरत होगी उनको सिर्फ रेड ब्लड सेल्स ट्रांसफ्यूज़ किए जाएंगे। अगर एक पेशेंट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का पेशेंट है, जैसे आईटीपी का पेशेंट हो गया,
तो उसको सिर्फ और सिर्फ प्लेटेड की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए उन पेशेंट को हम सिर्फ प्लेटेड ही देंगे। इसी तरतीब से अगर एक पेशेंट हीमोफीलिया का पेशेंट है, मींस फैक्टर 8 डिफिशिएंसी है या फैक्टर 9 डिफिशिएंसी है, तो उस पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा की ज़रूरत है और प्लाज्मा में फैक्टर 8 का लेवल मौजूद होगा, तो उस पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा ही हम ट्रांसफ्यूज करेंगे। उसको आरबीसीज की ज़रूरत नहीं है, उसको डब्ल्यूबीसीज की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह उसको प्लेटेड की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उन पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन ही किया जाता है। इसी तरह जो अगर और भी इम्पोर्टेंस है, फॉर एग्जांपल केसेज कि अननेसेसरी कंपोनेंट हम उसको ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर एक पेशेंट हीमोफीलिया का पेशेंट है, उसको अनीमिया नहीं है, सिर्फ उसको फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी है और उसको सिर्फ फैक्टर 8 ही मिलना चाहिए, तो इसलिए प्लाज्मा जो है जिसको हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं, उन पेशेंट को हम सिर्फ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ही देते हैं, उसको आरबीसीज की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम उसको आरबीसी ट्रांसफ्यूज नहीं करते। By using blood components, several patients can be treated with blood from one donor. एक डोनर मीन्स अगर हम एक डोनर से 450 प्लस माइनस 50 ml ब्लड लें और वही होल ब्लड अगर एक पेशेंट है हम उससे कंपोनेंट सेपरेट ना करें, तो ये होल ब्लड सिर्फ एक पेशेंट के लिए ही काफ़ी है। लेकिन अगर हम ब्लड कंपोनेंट को सेपरेट कर दें, आरबीसीज अलग कर दें, प्लाज्मा अलग कर दें, प्लेटलेट्स अलग कर दें, तो एक डोनर से लिए गया ब्लड हम 3 पेशेंट्स को दे सकते हैं, तो इसलिए ब्लड कंपोनेंट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू होल ब्लड। ब्लड बैग्स, मुख्तलिफ ब्लड बैग भी आते हैं ट्रांसफ्यूजन पर्पस के लिए और ब्लड डोनेशन के लिए। तो सिंगल एग है सिंगल बैग। सिंगल बैग का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही बैग होता है, कोई और बैग इसके साथ अटैच नहीं होता, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ होल ब्लड के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। किसी और कंपोनेंट, इससे हम और कंपोनेंट सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये होता है, हम और आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास 2 किस्म के ब्लड बैग्स वो होते हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम बनाते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम और एक होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम ये है कि इस ब्लड को हम अगर कंपोनेंट भी सेपरेट करें तो इसको एयर से एक्सपोज ना करें, तो ये होगा क्लोज सिस्टम। और एक है ओपन सिस्टम कि इसको एयर से एक्सपोज किया जाए। जैसे ये है डबल बैग। डबल बैग वो बैग जिसमें हम डोनर से ब्लड लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं मदर बैग। लेकिन अगर उसके साथ एक और बैग अटैच किए जाए, जैसे ये बैग है, तो इसको हम कहते हैं डॉटर बैग। अगर इस बैग को जिसमें हमने ब्लड लिया है इससे हम प्लाज्मा सेपरेट करना चाहते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन होगी। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद इसके ज़रिए, इस पाइप के ज़रिए प्लाज्मा ट्रांसफ़र होगा इस बैग में। अगर इसको हम ऑटोमेटिक सीलर के ज़रिए इस बैग को एक दूसरे से सेपरेट कर दें, तो ये एयर से एक्सपोज नहीं होता। जब एयर से एक्सपोज नहीं होगा तो इसको हम कहेंगे कि ये क्लोज सिस्टम में ब्लड कंपोनेंट की सेपरेशन हुई है। लेकिन अगर हम इसको एयर से एक्सपोज कर दें, फॉर एग्जांपल इसको सीजर से, इस पाइप को सीजर से हम काट दें और फिर इसको सील कर दें, तो चूंकि ये एयर से एक्सपोज हुआ, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कंपोनेंट ओपन सिस्टम में प्रिपेयर हुए हैं। क्लोज सिस्टम में जो ब्लड कंपोनेंट सेपरेट होते हैं, तो उसके अगर हम उसको ऑप्टिमल टेम्परेचर पर रखें, फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स, तो इसको हम 35 डेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर हम एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं, CPDA1 एंटीकोगुलेंट। लेकिन अगर ओपन एयर में, ओपन सिस्टम में ये कंपोनेंट सेपरेट हुए, तो 24 आवर के अंदर अंदर और उसको अपने टेम्परेचर पे रख के 24 आवर के अंदर अंदर इस ब्लड कंपोनेंट्स को फिर यूटिलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज बैक्टीरियल कंटेमिनेशंस होगी इसमें। ये है ट्रिपल बैग। ट्रिपल बैग मीन्स कि एक मदर बैग और 2 डॉटर बैग। तो इस ट्रिपल बैग को फिर हम 3 कंपोनेंट इससे बना सकते हैं। एक है मदर बैग में, इसमें पैक सेल्स बनेंगे,
फिर दूसरा जो बैग होगा इसमें चूँकि प्लेटेड रिच प्लाज्मा इसमें ट्रांसफ़र होता है, फिर इसको दोबारा हम सेंट्रीफ्यूगेशन देते हैं। प्लेटेड रिच प्लाज्मा बनने के बाद इसमें प्लेटेड आ जाते हैं और इससे प्लाज्मा हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं और अगेन इसको ऑटोमेटिक जो सीलर्स होते हैं उसके ज़रिए हम इसको सेपरेट करते हैं। तो 3 कंपोनेंट, अगर ट्रिपल बैग है तो 3 कंपोनेंट हम बना सकते हैं इससे। और एक है कि एक मदर बैग है और 3 डॉटर बैग है। तो एक में पैक सेल्स, दूसरे में प्लेटलेट्स, तीसरे में प्लाज्मा और इसमें हम फिर प्लेटेड जो फैक्टर्स होते हैं या हम इसको कहते हैं क्रायो प्रेसिपिटेट। तो फिर इसमें हम क्रायो प्रेसिपिटेट और फिर इसमें क्रायो सुपरनेटेंट इसमें आ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं क्वाटरनरी बैग्स हम इसको कहते हैं। अब एंटीकोगुलेंट कि कौन सा एंटीकोगुलेंट हम इसमें यूज़ करेंगे इन ब्लड बैग्स में या कौन से एंटीकोगुलेंट इसमें हो सकते हैं। तो CPD या CPDA1, एक है ACD एंटीकोगुलेंट भी आता है। तो CPD जो एंटीकोगुलेंट है इसमें जो रेड ब्लड सेल्स की सर्वाइवल है वो 21 यानी 21 डेज़ के लिए हम इसमें रेड ब्लड सेल्स को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर CPDA1 एंटीकोगुलेंट है तो इसमें रेड ब्लड सेल्स 35 डेज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ACD एंटीकोगुलेंट जो है, ACD एंटीकोगुलेंट में ब्लड जो RBC है वो 28 डेज़ के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं और 28 डेज़ के अंदर इन RBCs को ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं। CPD स्टैंड फॉर सिट्रेट फास्फेट डिक्सट्रोज, जबकि CPDA1 स्टैंड फॉर सिट्रेट फास्फेट डिक्सट्रोज एडेनिन। इट मीन्स कि CPDA1 में एक्स्ट्रा एडेनिन है। जब एक्स्ट्रा एडेनिन है तो एक्स्ट्रा ATPs रेड ब्लड सेल्स को मिलेंगे। जब एक्स्ट्रा ATPs रेड ब्लड सेल्स को मिलते हैं तो इसलिए रेड ब्लड सेल्स की जो सर्वाइवल है वो इंक्रीज़ हो जाती है और फिर इसको हम 35 डेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक और एंटीकोगुलेंट भी आता है जिसको हम कहते हैं एल्सवेयर सोल्यूशन। तो एल्सवेयर सोल्यूशन में RBCs 42 डेज़ के लिए फिर हम इसको स्टोर कर सकते हैं। एंटीकोगुलेंट, अब इन एंटीकोगुलेंट की इम्पोर्टेंट क्या है या एंटीकोगुलेंट करते क्या है। तो चूँकि इसमें सिट्रेट है, सोडियम डाइफॉस्फेट है, ग्लूकोज है और एडेनिन है, तो ये CPDA1 के कंपोनेंट्स हैं। तो सिट्रेट बेसिकली एंटीकोगुलेंट है, तो इसलिए ये कोगुलेशन को प्रिवेंट करती हैं। सोडियम डाइफॉस्फेट ये बफर के तौर पर हम यूज़ करते हैं और ये pH को मेंटेन रखता है। जब pH मेंटेन होगा तो ना एसिडोसिस होगी और ना ही अल्कलाइसिस होगी। तो दोनों कंडीशंस में RBC की जो सर्वाइवल है उस पर इफ़ेक्ट होगा, तो इसलिए उस pH को मेंटेन रखने के लिए सोडियम डाइफॉस्फेट हम ऐड करते हैं। ग्लूकोज चूँकि अगेन RBCs को एनर्जी चाहिए होती है ताकि ATPs जनरेट हो और ATPs बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटाशियम ATPase पंप के लिए भी ATPs की ज़रूरत पड़ती है। तो रेड ब्लड सेल्स की जो मॉर्फोलॉजी है उसको प्रिजर्व रखने के लिए और उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए रेड ब्लड सेल्स ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के ज़रिए ATPs जनरेट करती हैं। एडेनिन एक्स्ट्रा ATPs की सिंथेसिस के लिए ऐड किए जाते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा ATPs बनेंगे। जब एक्स्ट्रा ATPs बनेंगे तो रेड सेल्स की सर्वाइवल इंक्रीज हो जाती हैं 21 या 28 डेज से बढ़ के वो 35 डेज़ के लिए फिर इन रेड ब्लड सेल्स को हम यूज़ करते हैं। ये है ब्लड कंपोनेंट्स। तो कौन कौन से कंपोनेंट हैं? ब्लड हैं, तो सेलुलर कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा कंपोनेंट्स हैं एंड प्लाज्मा डेरिवेटिव्स हैं। सेलुलर कंपोनेंट्स में अगेन रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाते हैं, प्लेटेड कंसनट्रेट एंड ग्रेनुलोसाइट कंसनट्रेट। प्लाज्मा कंपोनेंट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट, क्रायो पुअर प्लाज्मा एंड स्टोर प्लाज्मा। तो ये 4 किस्म के प्लाज्मा कंपोनेंट्स हैं। प्लाज्मा डेरिवेटिव्स फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन है, तो ये फार्मास्यूटिकल तरीके से एल्ब्यूमिन को सेपरेट किए जाते हैं। इसी तरह
अमीनोग्लोबुलिन्स हैं जो कि प्रोटीन्स हैं और अमीनोग्लोबुलिन्स उन पेशेंट्स को दी जाती हैं जो कि इम्यून कंप्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं। तो अमीनोग्लोबुलिन्स भी जो फार्मास्यूटिकल तरीके हैं उसके ज़रिए हम ड्राइव करते हैं। इसी तरह कोगुलेशन फैक्टर्स हैं, जैसे फैक्टर 8 है, फैक्टर 5 है, फैक्टर 9 है, फैक्टर 11 है या फैक्टर 12 है या फिब्रिनोजन है, वॉन विलिब्रांड फैक्टर है। तो ये सारे के सारे कोगुलेशन फैक्टर्स हैं। तो ये कोगुलेशन फैक्टर्स भी अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में हम डिराइव करें तो ये प्लाज्मा डेरिवेटिव्स कहलाते हैं और अगेन ये फार्मास्यूटिकल तरीके से डिराइव होते हैं। आल दो कि जो कोगुलेशन फैक्टर है वो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या क्रायोप्रेसिपिटेट इनमें भी मौजूद होते हैं, लेकिन अगेन ये डाइल्यूटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं यहाँ पर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में या क्रायोप्रेसिपिटेट में। लेकिन अगर इनको हम कंसनट्रेटेड फॉर्म में लें और सिर्फ अमीनोग्लोबुलिन या एल्ब्यूमिन या कोगुलेशन फैक्टर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में, तो फिर फार्मास्यूटिकल तरीके से इनको डिराइव कर सकते हैं प्लाज्मा से। अब ब्लड कंपोनेंट को कैसे सेपरेट किए जाते हैं, तो उसके लिए टेक्निक आती है जिनको हम कहते हैं सेंट्रिफिकेशन टेक्निक। तो बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्लड प्रिपरेशन। तो डिपेंड करते हैं दो फैक्टर्स पे। नंबर 1 स्पीड ऑफ सेंट्रिफिकेशन पे डिपेंड करता है एंड नंबर 2 ड्यूरेशन ऑफ सेंट्रिफिकेशन पे डिपेंड करता है। अगर हम स्पीड को कम या ज़्यादा करें तो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनकी क्वालिटी कम या उनकी क्वालिटी बेहतर हो सकती है। डिपेंड करता है, स्पीड डिपेंड करता है कि हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए। इसी तरह ड्यूरेशन जो है कि टाइम का कम होना और टाइम का ज़्यादा करना। तो अगर हम सेंट्रिफिकेशन का टाइम ज़्यादा करेंगे तो रेड ब्लड सेल्स या प्लेटेट या WBCs ये स्पीडीली ये सेडिमेंट होंगे और प्लाज्मा ऊपर सेपरेट होगा और सॉलिड कंपोनेंट नीचे सेपरेट होंगे। अगर हम सेंट्रिफिकेशन टाइम कम रखेंगे तो जो रेड ब्लड सेल्स है वो तो सेडिमेंट हो जाएंगे, लेकिन प्लेटेड सेडिमेंट नहीं होंगे, वो सस्पेंडेड फॉर्म में ही रहते हैं प्लाज्मा में। तो इसलिए हम ड्यूरेशन का जो टाइम है या सेंट्रिफिकेशन की जो स्पीड है उनके ज़रिए कंपोनेंट को मुख्तलिफ सेंट्रिफिकेशन स्पीड और मुख्तलिफ टाइम दे के हम इनको सेपरेट करते हैं। तो जो स्पीड है, एक है लाइट स्पिन और एक है हेवी स्पिन। लाइट स्पिन का क्या मतलब है? लाइट स्पिन का मतलब ये है कि अगर 1800 RPM यानी रिवोल्यूशन पर मिनट 5 मिनट के लिए हम रेड ब्लड सेल को सेंट्रीफ्यूज करें, होल ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करें, तो उससे प्लेटेड रिच प्लाज्मा हासिल होगा। और इस प्लेटेड रिच प्लाज्मा से फिर हम इसको दोबारा सेंट्रीफ्यूगेशन देते हैं हेवी स्पिन, तो इस पे से प्लेटेड को सेपरेट किया जाता है और प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है। तो इट मीन्स कि लाइट स्पिन हम दो जो कंपोनेंट्स हैं उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 1 प्लेटेड रिच प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स को। हेवी स्पिन 2800 RPM 10 मिनट के लिए, तो रेड ब्लड सेल्स और प्लेटेड कंसनट्रेट इसके ज़रिए हम सेपरेट करते हैं। लेट सपोज हमने हेवी स्पिन दी, तो हेवी स्पिन के ज़रिए रेड ब्लड सेल्स सेपरेट हो जाएंगे। अगर इस प्लेटेड रिच प्लाज्मा को हमने अगेन हेवी स्पिन दी तो प्लेटेड कंसनट्रेट और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है इस पे। इसी तरह हेवी स्पिन हम क्रायोप्रेसिपिटेट की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, इस फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को हम तौ करते हैं, तौ करने के बाद इसको हेवी स्पिन देते हैं, तो ऊपर क्रायो सुपरनेटेड रह जाता है और नीचे जो प्रेसिपिटेट रह जाती है उसको हम कहते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट। ये सेंट्रीफ्यूगेशन इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज, और ये सेंट्रीफ्यूज का एक टाइप है बेसिकली। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर इसके डिस्प्ले हैं, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन की स्पीड, सेंट्रीफ्यूगेशन की ड्यूरेशन,
और एक और चीज़ जो कि है टेम्परेचर, इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, इसलिए इस सेंट्रीफ्यूज को हम कहते हैं क्रायोफ्यूज। तो क्रायोफ्यूज सेंट्रीफ्यूज का और टाइप है जिसमें हम टेम्परेचर को भी मेंटेन कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम जो मुख्तलिफ ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो दूसरा स्टेप है और वो है एक्सट्रैक्शन। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर। प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर मीन्स कि इसके ज़रिए हम प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करते हैं रेड ब्लड सेल से। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये हमारे पास जो वाइट नज़र आ रहा है प्लाज्मा है, और जो हमें रेड या ब्लैकिश नज़र आ रहा है ये है रेड ब्लड सेल्स। तो इन रेड ब्लड सेल्स को इस प्लाज्मा से सेपरेट करने के लिए इस प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर के ज़रिए हम मुख्तलिफ कंपोनेंट बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास हो गया पैक रेड ब्लड सेल्स, और ये हो गया प्लेटेड कंसनट्रेट या प्लेटेड रिच प्लाज्मा, और इस प्लेटेड रिच प्लाज्मा से फर्दर हम फिर प्लेटेड कंसनट्रेट और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स फ्रॉम होल ब्लड, तो ये वो प्रोसेस है। लेट सपोज ये हमारे पास है ट्रिपल बैग, यानी इसमें एक है मदर बैग और इसमें दो डॉटर बैग हैं। तो मदर बैग में डोनर से हमने ब्लड लिया, जब इस में हमने ब्लड कलेक्ट किया और इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन दे देते हैं, लाइट स्पिन सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये दो चीज़ों में डिवाइड होगा, एक है रेड ब्लड सेल्स और दूसरा प्लेटेड रिच प्लाज्मा। आपको जो ब्लू ब्लू नज़र आ रहे हैं और जो येलो नज़र आ रहे हैं, येलो मीन्स कि ये प्लाज्मा है, और जो ब्लू ब्लू या ग्रीनिश नज़र आ रहे हैं ये है प्लेटेड। तो इसलिए चूँकि इसमें प्लेटेड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्लेटेड रिच प्लाज्मा। इस प्लेटेड रिच प्लाज्मा को फिर हम प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर के ज़रिए, जो कि हमने देखा इंस्ट्रूमेंट, उस एक्सट्रैक्टर में रख के इससे प्लाज्मा और प्लेटेड रिच प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स नीचे रह जाते हैं। तो चूँकि ये पैक्ड हैं इसलिए हम इसको कहते हैं पैक रेड सेल्स। ऑटोमेटिक सीलर के ज़रिए इन मदर बैग्स को इन डॉटर बैग से सेपरेट किया जाता है। तो इस पैक रेड सेल्स को हम फिर 2 to 6 सेंटीग्रेड पर रखते हैं, जो कि फिर डिपेंड अपॉन द एंटीकोगुलेंट। अगर CPDA1 एंटीकोगुलेंट है तो 35 डेज़ के लिए इस पैक रेड सेल्स को फिर हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं ट्रांसफ्यूजन पर्पस के लिए। अब प्लेटेड रिच प्लाज्मा और ये एक और डॉटर बैग, इसको फिर हम अगेन हेवी स्पिन देते हैं। तो हेवी स्पिन जब हम इसको देंगे तो हेवी स्पिन के ज़रिए प्लेटेड नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और प्लाज्मा ऊपर आ जाता है। अगेन प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर के ज़रिए हम प्लाज्मा को ट्रांसफ़र करते हैं इस बैग में, डॉटर बैग में। तो जब प्लाज्मा इस डॉटर बैग में ट्रांसफ़र होगा प्लेटेड, और थोड़ा सा प्लाज्मा इसमें रह जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्लेटेड कंसनट्रेट, क्योंकि इसमें प्लेटेड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। इस प्लाज्मा को फिर हम स्टोर करते हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड या -30 डिग्री सेंटीग्रेड या -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अगर -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस प्लाज्मा को हम 8 घंटों के अंदर अंदर फ्रीज़ करेंगे तो इसलिए हम इसको कहते हैं फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। और -20 टू -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 साल के लिए इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जबकि -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 7 साल के लिए इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। और इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल फिब्रिनोजन है या एल्ब्यूमिन है या कोगुलेशन फैक्टर्स हैं, तो ये इसमें प्रिजर्व ही रहते हैं, स्टोर रहते हैं। तो ये प्रोसीजर है बेसिकली जो ब्लड कंपोनेंट की प्रिपरेशन है। अगेन कि ये हमारे पास मदर बैग है जिसमें हमने डोनर से होल ब्लड कलेक्ट की है। इस होल ब्लड को फिर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, लाइट स्पिन देते हैं और ड्यूरेशन जो टाइम है वो भी कम रखते हैं। तो इससे दो चीज़ें कंपोनेंट पर बन जाते हैं, कौन कौन से, पैक रेड सेल्स और प्लेटेड रिच प्लाज्मा। प्लेटेड रिच प्लाज्मा को फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर के ज़रिए
तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा डॉटर बैग में आ जाते हैं और पैक्ड सेल्स मदर बैग में ही रह जाते हैं। ऑटोमेटिक सीलर के ज़रिए हम इनको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। फिर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अगेन इसको हेवी स्पिन दे के प्लेटलेट नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं और प्लेटलेट सेडिमेंट होने के बाद इसको प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर के ज़रिए इस प्लाज्मा को ट्रांसफ़र करते हैं इस बैग में। तो हमारे पास 3 बैग्स आ गए, एक प्लेटलेट कंसनट्रेट, एक रेड ब्लड सेल्स और एक फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। होल ब्लड। अब होल ब्लड क्या है कि a unit of blood collected from a single donor into a sterile container with an appropriate anticoagulant, for example CPDA1। मतलब जो सिंगल बैग हमने ऊपर देखा कि सिंगल बैग में अगर एक डोनर से हम 1 यूनिट ऑफ ब्लड मीन्स 450 ± 50 ml ब्लड लें और इसको अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड ना करें तो इस ब्लड को हम कहते हैं होल ब्लड कहते हैं। और 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड इसको हम कहेंगे और 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड 450 ± 50 ml के बराबर होता है। इसमें जो कंटेंट्स होते हैं इसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, WBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है, क्लॉटिंग फैक्टर्स है और इसको हम स्टोर करते हैं 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको स्टोर करते हैं। लेकिन अगर 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको स्टोर करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ फिर रेड ब्लड सेल्स वो पेशेंट्स जो जिनकी हेमोग्लोबिन कम होती है तो 10 दिन अगर स्टोर होगा एक ब्लड लेट सपोज तो उसको सिर्फ और सिर्फ हेमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है उसको पूरा करने के लिए ही यानी मींस एनीमिक पेशेंट को हम सिर्फ दे सकते हैं। लेकिन जो ही हमने ब्लड कलेक्ट किया और इसको ट्रांसफ्यूज़ किया तो इसमें ये सारे कंपोनेंट्स पर इसमें मौजूद होंगे RBCs, WBCs, प्लेटलेट, प्लाज्मा और कोगुलेशन फैक्टर्स। लेकिन अगर स्टोर हो गया ये ब्लड तो सिर्फ और सिर्फ हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी को पूरी करने के लिए या एनीमिक पेशेंट्स के लिए फिर हम ये होल ब्लड यूज़ करते हैं। आल दो कि होल ब्लड अब आहिस्ता आहिस्ता एब्सोल्यूट हो रहा है और एब्सोल्यूट हो चुका है क्योंकि जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं उनकी एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, होल ब्लड के एडवांटेजेस कम हैं। लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें होल ब्लड यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो गया या मेजर ट्रॉमा हो गया, पेशेंट को एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है तो फ्रेश होल ब्लड लेके अगर हम वो पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। हाँ, हम ये भी कर सकते हैं कि अगर एक पेशेंट है उसका ब्लड है ओ ब्लड ग्रुप, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है तो अगर हमारे पास डिज़ायर कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल पैक सेल्स को हमने सेपरेट किया है, प्लेटलेट को हमने सेपरेट किया है और इसी तरह हमने FFP को सेपरेट किया है तो सेपरेट कंपोनेंट भी हम उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर होल ब्लड फिर मौजूद है और वो फ्रेश है तो ये पेशेंट्स को हम दे सकते हैं। इसी तरह सीवियर बर्न के जो पेशेंट्स होते हैं क्योंकि उनका प्लाज्मा भी लॉस हुआ है, रेड ब्लड सेल्स भी लॉस हुए हैं, WBCs भी लॉस हो जाते हैं और प्लेटलेट भी लॉस हो जाते हैं तो होल ब्लड इन पेशेंट्स को भी दे सकते हैं। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि होल ब्लड मस्ट बी ABO कंपेटेबल एंड क्रॉस मैच कंपेटेबल। ABO कंपेटेबल मीन्स कि पहला चॉइस हमारा ये होना चाहिए कि अगर एक पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप है A तो उसको A ब्लड ग्रुप ही दिया जाए। इसी तरह अगर एक पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप है O तो उसको O ब्लड दिया जाए। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये क्रॉस मैच भी कंपेटेबल हो। क्रॉस मैच हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कि क्रॉस और मैचिंग मीन्स कि पेशेंट्स का और जो डोनर है उसका ब्लड मैच हो। मीन्स कि जो डोनर के रेड सेल्स हैं ऐसा ना हो कि पेशेंट्स के प्लाज्मा में उसमें कोई एंटीबॉडीज़ हो जो कि डोनर के रेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करे। तो उस चीज़ को देखने के लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं क्रॉस मैच। तो ये क्रॉस मैच भी कंपेटेबल होना चाहिए और ABO भी कंपेटेबिलिटी ज़रूरी है।
होल ब्लड ग्रुप की क्वालिटी जो कंट्रोल है कि हम इसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखेंगे, तो इसके जो वॉल्यूम होता है 450 प्लस माइनस 50 ml है। ट्रांसपोर्टेशन कि हम उसको ट्रांसफ़र करें 2 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन 12 घंटों के अंदर अंदर इसकी ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, क्योंकि जितना हम इसकी जो टेम्परेचर है, जितना इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए हम ब्लड को 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं या 4 + - 2 टेम्परेचर पे हम इसको रखते हैं। और इसके भी कुछ इम्पोर्टेंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या इम्पोर्टेंस कि इस टेम्परेचर पे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन नहीं होती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है इस टेम्परेचर पे। दूसरा कि इस टेम्परेचर पे जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे हैं वो स्लो होता है इस पे, तो इसलिए जो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे की, क्योंकि वो उसकी जो पीच है वो एसिडिक पीच होती है, इसलिए एसिडिक पीच पे अगेन अगर पीच आहिस्ता आहिस्ता एसिडिक होना शुरू हो जाए तो आरबीसी की जो लाइफ स्पेन है उसको कम कर सकती है। इसलिए हम इसको रखते हैं 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम ब्लड को स्टोर रखते हैं। अगला जो कंपोनेंट है वो है पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, लेकिन पैक्ड रेड ब्लड सेल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं जैसे प्लेटेड कंसनट्रेट है या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, वाश रेड ब्लड सेल्स है, WBC डिप्लीटेड रेड ब्लड सेल्स है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर प्रोवाइड की जाए। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।